हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके थे, राइट। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। अब तक जो हमने कंप्लीट किया वो एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल देख चुके थे, हाँ या ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देख चुके थे, उनका ड्रॉबैक देख चुके थे। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल अपने को कौन सा पढ़ना है? बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम कुछ अलग चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो बोर एटॉमिक मॉडल में अपने को क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, और वो भी अपने सिलेबस का ही पार्ट है। बोलो हाँ या ना। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाद में समझते हैं, पहले टॉपिक वेव को समझते हैं। एक्चुअली में व्हाट इज वेव? तुम जानते हो वेव क्या होता है? तो किसी भी मैटर का 2 फॉर्म हो सकता है, या तो वो पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो वेव के फॉर्म में हो सकता है। अब समझना, 2 नेचर हो सकता है। एक नेचर को क्या बोलेंगे? पार्टिकल। दूसरे नेचर को क्या बोलेंगे? वेव। पार्टिकल और वेव में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, पार्टिकल एक टाइम में एक ही पोजीशन पे हो सकता है। जैसे समझो ये पेन है, तो ये मेरे या तो राइट हैंड में हो सकता है या तो लेफ्ट हैंड में हो सकता है। ऐसा है कोई मैजिक कि ये राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड में एक साथ हो? नहीं हो सकता है। लेकिन ये लाइट, एलईडी की लाइट देखो, हमारे राइट हैंड पे भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, हमारे तो छोड़ो तुम पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। तो ये जो एलईडी का लाइट है, ये एक टाइम में एक से ज़्यादा प्लेस पे दिख रहा है। बोलो ना हाँ ना, कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन अगर ये पार्टिकल होता तो एक टाइम पे एक ही जगह होता। तो पार्टिकल का एक टाइम फ्रेम पे एक ही एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन वेव का एक टाइम फ्रेम पे एक से ज़्यादा क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पार्टिकल और वेव। पार्टिकल का एक समय पे एक जगह ही होने की संभावना होती है, बट वेव का एक टाइम पे एक से ज़्यादा जगह पे होने की क्या है? संभावना है। सिंपल समझो, अगर मैं इंसान हूँ, अगर भगवान है, भगवान हर जगह है, इंसान एक टाइम में एक ही जगह है, तो भगवान क्या हुए? वेव नेचर के हुए, मैं पार्टिकल नेचर का हुआ। दूसरी चीज़, पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, बोलो है ना, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, शेप, साइज होगा, बोलो ना। अगर मूव करे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ये सब पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पार्टिकल को या तो देख सकते हो या तो महसूस कर सकते हो, वेव को महसूस ही कर सकते हो। लाइट को तुम देख पा रहे हो क्या? नहीं, लाइट की वजह से देख पा रहे हो। कुछ गलत कह रहा हूँ? जैसे पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे वेव की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। वेव का अपना वेवलेंथ होता है, वेव का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वेव का अपना एम्पलीट्यूड होता है, वेव का अपना टाइम पीरियड होता है, वेव की अपनी वेलोसिटी होती है, वेव की अपनी एनर्जी होती है। तो आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहते हैं, पहले ध्यान से समझना। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। जैसे तुम अगर बाहर सनलाइट है, तुम्हें गर्मी लगती है धूप में, किस वजह से गर्मी लगती है? बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से तुमको क्या होता है? हीट महसूस होता है, तुमको गर्मी फील होती है। तो वो भी तो एनर्जी है ना, जो सनलाइट से तुम तक पहुँच रही है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में पर पहुँच रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन द फॉर्म ऑफ, कहीं पे आग जला हुआ है, तुम उसके जितना करीब जाओ तुम्हें उतना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। बोलो ना है ना। वो भी किस वजह से होती है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कहते हैं जितने भी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में रेडिएशन हो रहे हैं, ऑल द रेडिएशन आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहता है कि जितने भी रेडिएशन है इस ब्रह्मांड में, वो किस फॉर्म में होंगे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हुआ कि उस वेव के करस्पॉन्डिंग एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हर वेव का अपना 2 कंपोनेंट होगा, एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोलो ना हाँ या ना। ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ईएम वेव। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। जो भी रेडिएशन हो रही है, जैसे सनलाइट का रेडिएशन, कोई भी बल्ब जलता है, कोई ज़्यादा पावर का हैलोजन जलता है, उसका जो भी रेडिएशन है, सारे के सारे रेडिएशन किसके फॉर्म में होंगे? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, किसके फॉर्म में होगा? दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दिस वेव आर ट्रेवल। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट से। किसे ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को ही हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू
इसकी जो वेलोसिटी होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएंट एनर्जी। अगर आसान शब्दों में अगर बच्चे आपसे बोलूं तो मैं सिंपल कहता हूं, जितने भी रेडिएशन अपने आसपास में हो रहे हैं, जितने भी वेव का ट्रैवल हो रहा है वो किस स्पीड से होगा? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से होगा। और किसके फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। ऑल द रेडिएशन इन आवर सराउंडिंग are take place in the form of electromagnetic wave and they are travel with a speed of light. These electromagnetic wave having two field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो है ना। और कभी भी तुम वेव को देखना तो वेव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। अगर तुम कभी किसी वेव को देखोगे तो हम लोग किसी वेव को ऐसे दिखाते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच में। बोलो है ना। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेव। तुम पानी में भी एक किसी तालाब में एक पत्थर मारो तो देखना उसके भी वेव बनते हैं, वही वेव है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और तीसरा एक वेव का खुद का प्रोपगेशन होगा। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर। नहीं है तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझो, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस? एक्स और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। बोलो बेटा, कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये जो प्लेन होगा, ध्यान से समझना, ये प्लेन को क्या बोलेंगे? ये प्लेन किससे मिलके बना है? ये वाई जेड प्लेन। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? और ये जो प्लेन है, तुमको तीनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तीनों प्लेन परपेंडिकुलर। एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा और तीसरा वेव का खुद का प्रोपगेशन, तीनों एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दूसरा वाई जेड में मूव करेगा, तो वेव जेड एक्स में मूव करेगा। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब ध्यान से देखना, तुमको ये दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट हमने लिया है ये एक्सिस, इस एक्सिस को मैं अगर मैं जेड एक्सिस ले लूं, कौन सा एक्सिस ले लूं? तो ये जो एक्सिस है, समझो इस एक्सिस को अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं, किसी भी एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, तो ये जो एक्सिस है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं, तुम बस समझ जाइए। ये हमने कौन सा एक्सिस ले लिया? क्लियर है? तो ये जो लाइन ऐसे होगा, जेड ऐसे ही होगा ना, जो रेड पेन से मैंने दिखाया एक्स, ये लाइन ऐसे है। तो इस एक्सिस में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरे एक्सिस में इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरे एक्सिस में इसका क्या होगा? प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बोलो भाई ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो भी इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बस इतना याद रखना, बाकी तुमको इस झमेले में पढ़ना ही नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको इससे इतना ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। तो पहले यही मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा? वेव। और उसी वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या उसी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट वेव। जो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई ना। तुम कहोगे सर इस वेव के एग्जाम्पल, तो कई सारे इस वेव के एग्जाम्पल है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रेज। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारे काम का इसमें से कौन सा है? यही है, जिसको अपन देख सकते हैं, विव ग्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट टू रेड, इसी को देख सकते हैं। बाकी तुम किसी रे को महसूस नहीं कर सकते हो। एक चीज तुम जरूर सुने होगे, एक्स रे, जब बोन वगैरह का इमेज निकालते हैं तो एक्स रे सुने होगे। और दूसरा आपने अल्ट्रावायलेट रेज सुना होगा, ओजोन डिप्लेशन से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आएगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो दो रेज आपने तो सुना होगा। सारे के सारे वेव किसके फॉर्म में होंगे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस या नो? द रेडिएंट एनर्जी डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। और इस वेव के ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का होना जरूरी नहीं। अगर वैक्यूम है तो भी ये वेव क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। बोलो हाँ ना। द रेडिएंट एनर्जी है कौन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल हुआ। परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड ट्रेवल राइट एंगल टू दिस फील्ड। बोलो हाँ या ना। जो रेडिएंट जो वेव ट्रेवल करेगा उसका दोनों फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होगा वो अपनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट अगर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर ध्यान रखना है तो तुम 2-3 बातें याद रखना। जितने भी रेडिएशन अपने आसपास हो रहे होंगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और वेव का प्रोपोगेशन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं है और ये वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? रुक करके समझते हैं व्हाट इज वेव। रुक करके क्या समझते हैं, व्हाट इज वेव। तो जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगा, जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगा तो किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। क्रिस्ट एंड किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ट्रफ के फॉर्म में। द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एज क्या बेटा, क्रिस्ट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, ट्रफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमको एक एक करके हर कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझ जाओगे। रिपीटेशन ऑफ लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो ये वेव यहाँ से चला और ये वेव यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से ये लाइन रिपीट कर रही है, यहाँ से ये लाइन ऐसे रिपीट। तो ये जो पूरा यहाँ तक पहुँचा ये कंप्लीट एक क्या हुआ, वेव लेंथ हुआ, एक वेव का लेंथ हुआ। अब इस लेंथ को स्ट्रेच कर दो तो यही तुम्हारा क्या हो गया, लेंथ हुआ। क्लियर? वेव कभी भी ट्रेवल करेगा तो क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। जो वेव का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्ट, और जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। बोलो हाँ ना। जो हाइट ऑफ क्रिस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ होगा उसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं, ऑफ वेव। अब ध्यान से समझना, तुमको कभी तुम वेव देखोगे या तुम ईसीजी देखते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसी भी पेशेंट का, तो वेव तुमको इस टाइप से दिख सकते हैं, या तो कोई तो वेव तुमको ऐसे दिखेगा और कभी तुमको कोई वेव ऐसे दिखेगा। दोनों वेव में क्या फर्क है? अब इस केस में देखो, इसका हाइट कम है तो मतलब इसका क्रिस्ट एंड ट्रफ का हाइट कम है, और इस केस में क्रिस्ट एंड ज्यादा है। बोलो हाँ ना। तो एक वेव इतने दूर में आया, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वेव इस डिस्टेंस में आया और इतने डिस्टेंस में यहाँ पे बहुत सारा वेव आ गया। बोलो ना हाँ ना। और समझो एक वेव की अगर तुम बात करोगे तो एक वेव का लेंथ कितना होगा, अगर इसमें एक वेव का लेंथ दिखा दूं तो एक वेव का लेंथ इतना होगा। दूसरा एक वेव ये आ गया, बोलो ना यहाँ से यहाँ, और तीसरा एक वेव ये आ गया। देखो जितना लेंथ में इसके एक वेव है उतने लेंथ में इसके 3 वेव आ गए। बोलो है ना, समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा वेव अगर पास कर जाए तो कहेंगे उस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या बोलेंगे उस वेव की? मैं तुमको सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करोगे तो वेव को क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेव को क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कई सारे वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक एक करके मैं तुमको पढ़ाता हूँ। पढ़ाओ। पहला हमने क्या लिया, वेव लेंथ। पहला क्या लिया, वेव लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। लैम्डा किस सिंबल को बोलते हैं, इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। बोलो हाँ ना। क्या होता है वेव लेंथ? किसी भी एक वेव का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, उसका वेव लेंथ होगा। अब तुम यहाँ से यहाँ लेंथ मेजर कर लो, ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी क्या हुआ। अगर तुम रिपीटेशन ऑफ वेव यहाँ से देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ से जाकर के यहाँ खत्म होगा। बोलो हाँ ना। ये पॉइंट कहाँ से जाके कहाँ खत्म होगा? अगर तुम यहाँ से पकड़ते हो तो ये पॉइंट यहाँ खत्म होगा। तो एनी टू कंजुगेटिव क्रिस्ट ले या एनी टू कंजुगेटिव ट्रफ ले लो, वो भी क्या है, लैम्डा ही होगा ना। बोलो हाँ ना। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट क्रिस्ट एंड क्या बेटा, ट्रफ। उसी को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। है क्या ये लेंथ ही है, क्या लेंथ। अगर मैं यूनिट की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, तो क्या होगा इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट। अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो या तो क्या होगा मीटर, या तो क्या होगा ऐसा यूनिट में क्या लेते हैं मीटर, और सीजीएस में क्या लेंगे सेंटीमीटर। लेकिन कभी भी कोई वेव आप देखना, वाटर में भी आप एक स्टोन पत्थर को फेंको, ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर का वेवलेंथ होगा। बोलो। तो वेवलेंथ हमेशा यहाँ पे छोटे लेंथ में होते हैं। क्या होते हैं, छोटे लेंथ में होते हैं। और जनरली वेवलेंथ को हम लोग जो मेजर करते हैं ये किस में करते हैं, आइदर इन द टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। किसमें करते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। तो स्मॉलर लेंथ होते हैं, वेवलेंथ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं।
लेकिन ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। लेकिन इन जनरली इस चैप्टर में तुमको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिलेगा या नैनोमीटर मिलेगा या क्या मिलेगा बेटा, पिकोमीटर। अब तुमको आना चाहिए जो 1 एंगस्ट्रॉम है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। जो 1 नैनोमीटर है ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। मैंने क्या बोला, अगर आप वेवलेंथ की बात करोगे तो ऐसा यूनिट सिस्टम में ये लेंथ ही है ना, तो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, और सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। लेकिन कोई भी जो लेंथ है वेव का ये इतना बड़ा नहीं होता है कि हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करेंगे, इसलिए वेव लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। वो यूनिट क्या क्या होगा, इट कैन बी आइदर एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और क्या होगा बेटा, पिकोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम को कैसे मीटर में लाना है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 10⁻2 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अगर आपको मैं ऐसे दे दूं तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या रिलेशन होगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम का 1 नैनोमीटर होता है बेटा। और ज़्यादातर तुमको जो यूनिट मिलेगा ये एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ही मिलेगा। कभी भी वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, और दो नियरेस्ट क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच का जो लेंथ होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई। दूसरा जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा यू जैसा, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं इसको, और न्यू के ऊपर ऐसे लगा दो तो इसको क्या बोलते हैं, बार। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेव नंबर से। और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को ही क्या बोलते हैं, वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या हुआ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड क्या बेटा, वेव नंबर। हाँ या ना। अब इसका क्या यूनिट होगा, तो जो वेवलेंथ का यूनिट होगा उसी का इन्वर्स क्या होगा, इसका यूनिट होगा। अगर वेवलेंथ मीटर में लोगे तो 1/मीटर, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। वेवलेंथ सेंटीमीटर में लोगे तो 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लोगे तो एंगस्ट्रॉम का इन्वर्स, नैनोमीटर लोगे तो नैनोमीटर का इन्वर्स, पिकोमीटर लोगे तो पिकोमीटर का इन्वर्स, यही होगा ना। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड दैट इज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने वेव आते हैं वही उसका क्या होगा, वेव नंबर। तो अगर आप इसके यूनिट की बात करोगे बच्चे तो यूनिट क्या हो सकता है इसका, या तो मीटर इन्वर्स, या तो सेंटीमीटर इन्वर्स, या तो नैनोमीटर इन्वर्स, या तो एंगस्ट्रॉम इन्वर्स, या तो क्या बेटा, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, अभी समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ध्यान से समझना। ये मैं फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए वर्ड यूज किया था। तुम कभी कभी देख लोग से सुनते होगे कि इस रूट में इस बस की फ्रीक्वेंसी कम है। क्या मतलब होता है इस बस की फ्रीक्वेंसी कम का, कभी तुम इस वर्ड में सुनते होगे ना किसी लोगों से कि अरे इस रूट में बस की फ्रीक्वेंसी कम है। क्या मतलब हुआ बस की फ्रीक्वेंसी कम का, कि दिन भर में उस रूट से कम बस पास करती होगी। नंबर ऑफ बस passes through this route per day is called their क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। यही होता है ना। तो कहता है कि किसी भी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, यहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि उससे कम वेव पास कर रही होगी। बोलो ना हाँ ना। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, किस केस में ज़्यादा वेव पास कर रहा है, ऊपर वाले केस में या नीचे वाले केस में। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्राउडनेस ऑफ वेव ज़्यादा होगा। बोलो हाँ ना। यही लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज number of wave which passes through a point in 1 second। किसी भी 1 पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव निकलेंगे वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे देखना, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। कोई भी एक पॉइंट तुम पकड़ लो, ये इस पॉइंट से यहाँ एक ही वेव निकला और यहाँ पे कई वेव निकल गए। बोलो है ना। तो जितने वेव पास करेंगे वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ऊपर में क्या आ गया, नंबर ऑफ वेव, और टाइम कितना हो गया,
नंबर का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं। और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया? वेव का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया? और इसी सेकेंड इनवर्स को हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं, बोलो हाँ ना। और इसी को हम लोग एक और यूनिट देते हैं, क्या बोलते हैं इसी को? हर्ट्ज, या इसी को क्या बोलते हैं? HZ। नंबर ऑफ वेव, नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, नीचे क्या जाएगा? टाइम। तो 1 टाइम पीरियड को ही क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को तुम अगर देखोगे तो या तो न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिजिक्स में इसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। और हम लोग बोलते भी है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ये ज़्यादातर तुम कहाँ यूज करोगे? तो सबसे पहले क्या पढ़ाया? वेव लेंथ। दूसरा क्या पढ़ाया? वेव नंबर। तीसरा क्या पढ़ाया? बोलो हाँ ना। एक वेव को गुजरने में जितना टाइम लग जाए वही उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से किसी वेव को गुजरने में जितना टाइम लगेगा वही क्या होगा? उसका टाइम पीरियड होगा। और टाइम की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा? सेकेंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड ही तो है। यूनिट क्या होगा इसका? सेकेंड। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी 1 फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1/न्यू, या टाइम पीरियड T इज इक्वल टू। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। अब जितने भी वेव है किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रेवल विथ क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। बोलो है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूँ तो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड c के बराबर होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं? इसको स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है? तुम कहोगे सर ऐसा यूनिट है। तो कभी भी तुमको और भी कोई टर्म्स लाना पड़ेगा ना, तो ध्यान रखना कि उसको तुमको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन क्या बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। तुम जानते हो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू d/t, यही होता है, या x/t यही लिखते हो ना। और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर SI, और टाइम का किस में? सेकेंड। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है? नेक्स्ट देख लो, कह रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताया था? किसी भी वेव में, वेव ऐसे ही ट्रेवल करता है क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच में। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ क्रिस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा? एम्पलीट्यूड। ये भी हाइट या डेप्थ है तो लेंथ ही ना, तो इसका भी क्या होगा यूनिट? जो लेंथ का होगा मीटर ही होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ क्या बेटा? ट्रफ। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और बेसिकली एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बोलो, लेंथ के यूनिट के क्या होगा? बराबर होगा। लेंथ किस में लेते हो? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में। यही एम्पलीट्यूड का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं 3 वर्ड लेता हूँ। अब तुम एक एजम्पशन करो, लेट अस एज्यूम कि तुम अपने घर में विंडो पे बैठे हुए हो, और कहीं दूर तुमको एक रिवर है जिसके ऊपर तुमको कोई ब्रिज है। देखा होगा ना कि तुमको कई बार नदी के ऊपर ब्रिज होती हैं, बसेस गाड़ी के लिए, ट्रेन के लिए। तो एक ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे से बस गाड़ियाँ वगैरह पास करती है, और उसके ऊपर से ट्रेन पास करती है। नीचे से कार का ट्रैक है, ऊपर से रेलवे ट्रैक है। और अगर तुम ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन में तो कई सारे बॉगी होगी ना, तो जितने देर में एक ट्रेन गुजरेगा उतनी देर में 4 बस गुजर जाएगी, और बस तो यही होगा। तो कौन जल्दी ट्रैक को पास कर जाएगा, ट्रेन या बस? जिसका लेंथ ज़्यादा उसको गुजरने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और जिसका लेंथ कम वो फटाक से गुजर जाएगा। बोलो है ना। और जो ज़्यादा गुजरेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो तुम स्वतः सोचो कि एक बस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है या एक ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है? दिन भर में उस रेलवे ट्रैक से बस ज़्यादा गुजर सकता है या ट्रेन ज़्यादा गुजर सकता है? क्यों? क्योंकि उसका लेंथ कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बात तुम्हें समझ में है ना कि जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी,
तो जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने क्या पढ़ा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अगर मैं किसी वेव की वेलोसिटी की बात करूं, वेव की, तो वेलोसिटी ऑफ वेव को ही क्या लिखते हैं, सी। बोल बेटा इतना हाँ है ना। इसका डिस्टेंस कितना होगा, वेव के लिए डिस्टेंस, जो उसका लेंथ ऑफ वेव है, तो लेंथ कितना होता है वेव लेंथ का, लैम्डा। और टाइम कितना, टी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या इसको लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी, तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूं, बोलो हाँ ना। तो यहां से देख लो, तो एक फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। कभी भी किसी वेव को, उसके वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। बोलो ना बेटा है ना। ये क्या है लैम्डा, बोलो स्पीड ऑफ वेव। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। जो मैं तुमको यहाँ से भी समझा दिया कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ। कभी भी स्पेक्ट्रम की बात आ जाए तुमको, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम तुमको 2 बार आएगा। कभी भी जितने भी वेव है ना, जितने भी वेव है, उसको तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे अरेंज कर दो। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे तुमको क्या कर दो, अरेंज कर दो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे कभी भी कोई एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर के पास करती है, 7 कलर में डिफ्रेक्ट होती है, जिसको तुम विबग्योर बोलते हो, वो भी एक क्या है, स्पेक्ट्रम है। वायलेट टू कहाँ तक, रेड तक। इंक्रीजिंग वेवलेंथ है ना। कभी भी कहीं किसी चीज़ को तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। हाँ या ना। ये लिखा भी हुआ है, अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग क्या बेटा, वेवलेंथ। जितने भी वेव थे तुम उसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। तो जो तुमको पैटर्न मिला, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। बोलो है ना। अभी हमने देखा जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ध्यान से देखना। लोअर मतलब इधर जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। बोलो मैक्सिमम। तो उस तरफ जाओगे तो इधर से इधर हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कम है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग एक टर्म्स और पढ़ेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इससे रिलेट करोगे तो एनर्जी भी क्या होगा, रिलेट करोगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना हाँ ना। तो हमने क्या किया, RW मतलब रेडियो वेव, MW मतलब माइक्रोवेव, IR मतलब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये कौन सा है, विजुअल रेज। UV मतलब अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे मतलब एक्सरे, गामा मतलब गामा रेज। कहाँ कहाँ से, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इस जितने भी वेव है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो रेडियो की कम है, रेडियो से ज़्यादा किसकी होगी फ्रीक्वेंसी, माइक्रो, माइक्रो से ज़्यादा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ज़्यादा विजुअल, विजुअल से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा एक्सरे, एक्सरे से ज़्यादा क्या बेटा, गामा रे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। अब तुम्हें रुक करके अपने टॉपिक पे फोकस करना है। इसमें से तुम किसको देख सकते हो बेटा, किसको देख सकते हो, ये विजुअल रे 7600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहाँ तक, 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट किसका होता है, वेवलेंथ का। तो ये इसका क्या दिया हुआ है, लैम्डा। और ये वेव कौन कौन से हो सकते हैं, बता देता हूँ। V,
I B G Y O, violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बोलो, तो ये जो वेवलेंथ है ये किसका है? रेड का। और ये जो है ये किसका है? तो हम उसी रीजन के लाइट को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600। बोलो है ना, ये जो लाइट है वायलेट का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? मैक्सिमम। और एनर्जी भी क्या होगा? बोलो ना, हाँ ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम, तो एनर्जी भी क्या होगा? तो तुमको याद रखना है विजुअल के पहले कौन आएगा? अल्ट्रावायलेट। मतलब अल्ट्रावायलेट की एनर्जी विजुअल से क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। और उससे पहले क्या आएगा? इंफ्रारेड। बोलो है ना। तो तुम इतना याद रखना है कि हम लोग किस रीजन के लाइट को देख सकते हैं? विजुअल। कहाँ से कहाँ? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर जो तुम जानते हो उसका वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बोलो है ना। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होगा। जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी क्या बेटा? कम। और हमने क्या किया? रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक को अरेंज कर दिया। किसके फॉर्म में? तो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, हायर वेवलेंथ से लोअर एनर्जी। बोलो है ना। तो जब भी किसी चीज़ को तुम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करते हो और उससे जो पैटर्न मिलता है, मतलब जो सीरीज मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। एक से ज़्यादा वेव को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल थे सबको हमने अरेंज कर दिया, अपने को क्या मिल गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ या ना। हम इस स्पेक्ट्रम में किसको देख सकते हैं? विजुअल रीजन को। विजुअल रीजन में क्या क्या आएगा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट का 3800, रेड का 7600। बोलो ना, हाँ या ना। A विविध भारती रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। जैसे रेडियो मिर्ची, बिग FM होता है ना, तो वैसे विविध भारती एक रेडियो स्टेशन है जो कितने फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है? 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताओ? 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। बोलो हाँ ना। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट? हर्ट्ज। 1 टाइम पीरियड 1 सेकेंड को बोलते हैं। किलो का मतलब 1000, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1368 इंटू 10 के पावर 3 हर्ट्ज। हो गया। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है तो वेवलेंथ लैम्डा पूछा है। क्या मेरी बात समझ में है? तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन था? तो देखो, अभी तुमने थोड़ा देर पहले देखा होगा, C इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा। किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको स्पीड ऑफ वेव निकल जाता है, वेलोसिटी ऑफ वेव। हमने यही निकाला था ना। अगर वैसे भी याद नहीं है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या कहा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? c। डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा। टाइम 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा इंटू न्यू। यही तो निकाला था ना, निकल जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? c बाई न्यू। बोलो है ना। तो अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में? लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c की वैल्यू पता है सबको, कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड। अपॉन फ्रीक्वेंसी लेना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ध्यान से देख, 1368 इंटू 10 के पावर 3। हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 1/सेकेंड। 1/सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल। तो वेवलेंथ किस में आ जाएगा? मीटर में। बोलो हाँ ना। कितना हो जाएगा? ध्यान से देख, 3 इंटू 10⁸। लेकिन कोई वेवलेंथ उतना बड़ा होगा नहीं जो मीटर में आ जाए। अब यहाँ पे तुम 4 ऑप्शन में से देख लेना कि वेवलेंथ तुमने किस में पूछा है। मीटर में पूछा है तो मीटर में ही रख लेना। अगर नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होगा तो 1 मीटर इजकल टू 10 के पावर -9 नैनोमीटर।
या 1 मीटर, मैं लिखे देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 क्या बेटा, नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -10 क्या बेटा, एंगस्ट्रॉम। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब ऑप्शन में नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम होगा तो तुम नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम पुट कर लोगे। बोलो ना हाँ या ना, क्या निकल जाएगा? अगर मान लो हम नैनोमीटर में निकालते हैं तो इनटू 10 के पावर कितना बेटा, -9 अपॉन 1368 इंटू 10 के पावर 3, ये किस में आ जाएगा? ये 1 मीटर है, मीटर को नैनोमीटर में लाया तो सही है, मीटर को नैनोमीटर में लाया तो कितना होगा, माइनस में या प्लस में? प्लस होगा बेटा ये। अरे मीटर बड़ी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर छोटी यूनिट है। हमने वो ऐसे लिखा था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। बोलो है ना? अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यह कितना हो जाएगा, प्लस 9 और 8, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 17, और नीचे का +3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 होगा ना। तो 17 - 3, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9 मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, नीचे का +3 ऊपर जाएगा तो -3, 17 - 3 +14, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 14 अपॉन 1368। अब इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तुम क्या करो, अगर मान लो नीचे डेसिमल ले आओ, नीचे क्या करोगे, मैं इस पार्ट को तुमको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो ही जाता है। अब मैं मान लो ये 1368.00 लिख दूँ इसको, अरे बाद में 0.00 लगाए तो कोई वैल्यू है क्या, नहीं। क्लियर है? तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1368, इसको 1368.00 लिख सकता हूँ। अब इस डेसिमल को मैं यहाँ ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, तो कितना हो जाएगा 1.368, कितना डिजिट लाया, 3, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे फिर देखो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1368 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बोल आया नहीं आया? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे 1368 नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.368 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ। अरे 1000 को 10⁻³ लिख दिया, क्या कोई दिक्कत है? अब इसको राउंड ऑफ कर, ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसको कितना कर देंगे, 7, ये 7 5 से ज़्यादा है तो इसको कितना कर देंगे अप्रॉक्सीमेट 1.4 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1.4, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻14 इंटू 10 के पावर -3 नैनोमीटर। 14 - 3 कितना, 11। अब देखो 3 को 1.5 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 2। यहाँ पे कितने से डिवाइड कर रहे हो, 1.4, तो ये वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी आएगी। बोलो ना हाँ ना? तो इस आंसर को क्या लिख सकता हूँ, अप्रॉक्स में 2.1 इंटू 10 के पावर 11 नैनोमीटर। बताओ मैंने कोई कैल्सी यूज की क्या? बोलो ना हाँ ना? डेसिमल से इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करने के काबिल लाया, निकल गया। समझ में आया नहीं आया? तो क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और तुमसे क्या पूछा था, वेवलेंथ। क्या कर पाओगे? कैलकुलेशन से डरोगे तो नहीं? क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, ध्यान से देखो, न्यू बार मतलब वेव नंबर, और न्यू बार कैसे निकालते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। न्यू बार किसमें बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरा क्या निकालना है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम। कुछ गलत कह रहा हूं? पहला क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बोलो, तो यही है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, 10⁸, किस में, मीटर पर सेकेंड, अपॉन नीचे क्या लाना है, लैम्डा। लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम। तो कितना बेटा,
5800 किस में है? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को पहले किस में लाओगे? मीटर में, क्योंकि यहाँ ये मीटर में है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना? 5800 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। बोलो ना हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलना हाँ या ना? बस ऐसे ही हाँ कर रहे हो कि समझ में आ रहा है? ठीक। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये किस में बेटा? मीटर पर सेकेंड। और ये कितना? 58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 लिख दूँ? इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हुआ तो 1/सेकेंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया। अब देखो 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर 2 कितना? 10 के पावर माइनस 8, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा, ये -10 प्लस 2 -8, माइनस से 2 पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8। बोलो हाँ ना? तो कितना आ गया? +8 और +8 +16। तो ये आ गया 3 इंटू 10 के पावर 16। 1/सेकेंड का मतलब क्या? हर्ज। अपॉन नीचे में। अब क्या करें यहाँ से? यहाँ पे बताता हूँ, या तो इसको डेसिमल शिफ्ट करके 0.58 ले आ, यानी तो यहाँ से 0 दे करके 300 कर ले। क्या करना आसान है तुमको? डेसिमल कर ले अगर तुम्हें समझ में आए तो। अब इसको ऐसे कर, मान लो ये कितना है? 58 लिखा हुआ है, हम समझना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 58.00। अब इस डेसिमल को मैं किधर ला रहा हूँ? लेफ्ट साइड। कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो पावर 2 डिजिट से बढ़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.58 इंटू 10 के पावर 2। अरे 10 के पावर 2 को 100 लिख सकते हो, और 0.58 को 100 से मल्टीप्लाई करो, वापस से 58 आ जाएगा। बोलो हाँ ना? ये डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.6 इंटू 10 के पावर 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? चलो पुट कर दो यहाँ से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 16 अपॉन 0.6 इंटू कितना बेटा? 10 के पावर 2। हर 10 के पावर 2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये कितना हो जाएगा? 14। बोलना हाँ या ना? 3 1 जा 2, 3 2 जा होगा। तो ये कितना आएगा? 1/2 होता तो कितना होता? 0.5। एक डेसिमल नीचे से पहले से है। हाँ या ना? कर लोगे। अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके तुम खुद से अपना कैलकुलेशन करके तुम आंसर निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 के पावर 3 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू क्या बेटा? अर्थ एट ए डिस्टेंस कितना? तो समझो ये मार्स है, मार्स से ये ट्रेवल कर रहा है कहाँ? और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 10 के पावर 7 किलोमीटर। ये कह रहा है ना? कह रहा है हाउ लॉन्ग, कितने समय तक ये ट्रेवल करेगा। तो क्या पूछा है? टाइम। बोलो है ना? तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कह रहा जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 इंटू 10 के पावर 3 पर सेकेंड। और अगर वेव है तो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा? स्पीड ऑफ लाइट से। अगर वेव है तो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी कितनी होती है? तो ये कह रहे ना हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय तक ये वेव ट्रेवल करेगा। बोलो तो डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8 इंटू 10 के पावर 7 किलोमीटर। और पर नीचे में क्या जाएगा? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर किलोमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्या करोगे आप? 8 इंटू 7 इंटू 10 के पावर 3 क्या बेटा? मीटर अपॉन 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लोगे तो जो भी आएगा टाइम सेकेंड में आएगा। देखो यूनिट मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल। 1 अपॉन सेकेंड। तो ये किस में आएगा? सेकेंड।
बोलो है ना। तो फिर इस क्वेश्चन को तुम अगर पढ़ते ना तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल है, अर्थ से मार्स का डिस्टेंस कितना है, मार्स से अर्थ का डिस्टेंस 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर। कह रहा है कोई वेव अगर वहाँ से ट्रैवल करना चालू करे तो कितने समय तक ट्रैवल करेगा, मतलब टाइम निकालो। डिस्टेंस पता है, वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, तुमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तुमको क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो आज की क्लास का टॉपिक ही बहुत छोटा सा था। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े, जितने भी रेडिएशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। वेव है तो वेव की प्रॉपर्टी देख लिया, क्या क्या देखा, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, वेलोसिटी, बोलो है ना। और उसमें एक खूबसूरत रिलेशन निकल गया कि किसी भी वेव के वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे स्पीड ऑफ वेव मतलब स्पीड ऑफ लाइट से निकल जाएगा c = μ λ। और उसी पे बेस्ड हमने क्या देखे, क्वेश्चंस देखे, बोलो हाँ या ना। तो आज का लेक्चर आप अच्छे से सुन के समझ करके खुद से नोट्स बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।